आप लोगों के सामने जो आता है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। कभी भी आप लोगों को सीखना बंद नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी आपको सिखा ही देगी। यानी कि जिंदगी आपको किसी ना किसी रूप में सिखा ही देगी, इसलिए आप बेहतर है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सीख ले। क्लियर बच्चों? समझ में आया? चलिए जी सर। शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका पहला टॉपिक क्या रह रहा है। टॉपिक दिखाई दे रहा है? मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना? अब सही है? यस सर। दिखाई दे रहा है? चलिए, अभी आप सभी को पता है कि 26 जनवरी गई ना, कि नहीं गई? हेलो? सर। चलिए, तो भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता 16वें शिखर सम्मेलन में संपन्न। अब इसका क्या मतलब है? यूरोपियन यूनियन की जो लीडर्स हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कौन कौन आई है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताएं, मतलब आई थी, जल्दी जल्दी से बताएं। उर्सुला और एंटोनी। अरे बाप रे, कौन है उर्सुला और एंटोनियो? सॉरी सर। चलिए, उर्सुला, ठीक है बच्चों, उर्सुला, उर्सुला, आगे क्या नाम है इनका? वॉन, वॉन, उर्सुला वॉन देर लियन, ठीक है। क्या नाम है इनका? लियेन। और एंटोनियो, एंटोनियो, एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों के साथ, मतलब हालांकि यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट किया है, ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि व्यापार समझौता, व्यापार समझौता। पढ़े इसके बारे में कि नहीं पढ़े हो? आए, बताइए बच्चों, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो बच्चों, यस सर। जल्दी जल्दी से आंसर देते चलो ना। आप लोग जो भी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज डिस्कशन डिबेट के मूड में हूं मैं पूरा। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया नहीं है क्या? हाँ सर, बताया था। हाँ तो जल्दी बताओ। नया क्या है इसमें कि इस व्यापार समझौते को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मदर ऑफ, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब समझ में आया? मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि जितने भी अभी तक भारत ने समझौते किए हैं, उन सभी की मदर, यानी कि ये जो डील है ना, सबसे बड़ी हो रही है यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ। आप समझ में आया? तो भारत और यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कौन? तो उर्सुला वॉन दे, उर्सुला वॉन देर लियन और एंटोनियो कोस्टा, दोनों ने मिलकर भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, समझौता साइन किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार समझौता में। और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है? मदर ऑफ ऑल डील्स। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार समझौता। क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार समझौता। इसका मतलब ये है कि भाई तेरे यहाँ पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। जब तेरा सामान भारत में बिकने आएगा, तो वैसे ही भारत का सामान जब तुम्हारे यहाँ पे बिकने जाएगा, तो तुम लोग टैक्स मत लगाना। समझ आया? तो मुक्त व्यापार समझौता साइन किया गया है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, जिसको नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स। चलिए, अब देखते हैं भारत और यूरोपीय संघ ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, और ये कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन है? तो 16, यानी कि 16वां शिखर सम्मेलन किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के साथ। तो भारत और यूरोपियन संघ के 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं को संपन्न किया गया, जिसमें 136 अरब डॉलर का व्यापार, कितना अरब डॉलर का व्यापार होगा? 136 अरब डॉलर का व्यापार होगा। क्लियर पॉइंट याद रखना। जिसमें डिफेंस भी शामिल होगा, यानी कि रक्षा भी शामिल होगा। जिसमें आप लोग देखोगे कि एजुकेशन की फील्ड में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी
हम लोग देखेंगे उत्पादन के क्षेत्र में भी हर तरीके का क्षेत्र यहाँ पर देखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। और उन सब पे टोटल डील कितनी होगी, तो 136 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो गया, व्यापार होगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। नो सर। चले जल्दी से बताएं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट खुदाई में, मतलब ऐतिहासिक खुदाई हुई है। और इस ऐतिहासिक खुदाई में आप लोग देखोगे, क्या देखोगे इस ऐतिहासिक खुदाई में, कि कुछ रिलिक्स मिले हैं, रिलिक्स रिलिक्स, ठीक है। और रिलिक्स का मतलब क्या होता है, अवशेष। कुछ अवशेष मिले हैं हमारे इतिहास के, ठीक है, कुछ अवशेष मिले हैं, याद रखना। और ये अवशेष, और ये अवशेष कर्नाटक में मिले हैं, कर्नाटक के लक्कुंडी में, कर्नाटक के लक्कुंडी में, कर्नाटक, कर्नाटक के लक्कुंडी में, लकुंडी में, कुंडी में मिले हैं, याद रखना। अवशेष मिले हैं कर्नाटक के लकुंडी में। और ये अवशेष किस सदी से और किस वंशज से दिखाई दे रहे हैं, तो वंशज मैं आपको बताऊंगा, आप सदी देख लो। यानी कि नियोलिथिक रिलिक्स है। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है, नवपाषाण युग। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है, नवपाषाण युग। यानी कि जो अवशेष मिले हैं ना, नवपाषाण युग के मिले हैं, नवपाषाण युग के मिले हैं, ठीक है बच्चों, नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, कि हमारी जो इतिहास है वो काफी ज्यादा विस्तृत है। तो आप देखोगे नवपाषाण युग के यहाँ पर आप लोगों को रिलिक्स दिखाई देंगे, अवशेष मिले हुए दिखाई देंगे। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो नवपाषाण युग के ही ये अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब कर्नाटका ने यूनेस्को से बहुत पहले कह दिया था, कर्नाटका ने यूनेस्को से बहुत पहले कह दिया था कि सर, ये जो हमारा गांव है ना लक्कुंडी, ये जो हमारा गांव लक्कुंडी है ना, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, याद रखना, विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल कर लिया जाए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए, याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाए। ये कहा था कर्नाटक ने, किसको शामिल करने के लिए, लकुंडी को शामिल करने के लिए। लेकिन यूनेस्को अभी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब यूनेस्को को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सही बात है, तो नवपाषाण युग, नवपाषाण युग से ये दिखाई दे रहा है, नवपाषाण युग, इतना पुराने अवशेष मुझे मिले हुए हैं। आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यूनेस्को का जो WHS यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो एक दावा था, कर्नाटका का दावा यूनेस्को को, कि भैया हमारे लकुंडी गांव को साबित कर दो, ठीक है, आप ये इसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लो। लेकिन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब तो करना पड़ेगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। और किसको करना पड़ेगा, तो लकुंडी को। लकुंडी गांव कहाँ पे है, तो अब देखो कर्नाटका में। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ वंशज भी आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो वंशज कौन से होंगे, चालुक्य, यहाँ पे चालुक्यों ने भी राज किया है। किनने, तो चालुक्यों ने भी राज किया है। और होयसलो ने भी राज किया है, ठीक है, याद रखना, होयसला। तो होयसलो ने भी राज किया हुआ है, होयसला, ठीक है बच्चे, याद रखना, होयसलाओं ने भी राज किया हुआ है, ठीक है, होयसलाओं ने, ठीक है, याद रखना, होयसला। तो आप देखो चालुक्य और होयसला, ये दोनों वंशजों ने राज किया है। कहां पर राज किया है, लकुंडी पे। लकुंडी एक छोटा सा प्रदेश है कर्नाटक के अंदर में। यहाँ पे अवशेष मिले हैं, किसके अवशेष मिले हैं, नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं, यानी कि नियोलिथिक रिलिक्स मिले हैं। जिससे समझ में आता है कि हमारा इतिहास कितना ज्यादा विस्तृत है, कितना ज्यादा बड़ा है हमारा इतिहास, ठीक है बच्चों। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक तो जल्दी से बताइए, एनी डाउट, तो तू आ जाएगा तो मैं गाड़ी बताएं, को फोन। बताएं बच्चों। अच्छा चलिए, अब ये एक बात बताइए कि ये जो खुदाई है कौन करता है, ये जो इतिहास ढूंढने का काम कौन करता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग कौन करता है, पुरातत्व विभाग करता है भारत का, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पूरे गांव को ढूंढा है। और अभी कर्नाटका का दावा बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है इस बात के लिए कि लकुंडी को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे।
चलिए, नाम सुना है इनका? फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट बिंद्रा जी का नाम सुना है? चलिए, फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ठीक है, आई एस बिंद्रा यानी कि इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। आई एस बिंद्रा लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ठीक है, याद रखना, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, सिंह बिंद्रा। ठीक है बच्चों, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। कोई डाउट है तो बताएं। तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाया है, और 1993 से लेकर के 1993 से लेकर के 1996 तक ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है, बीसीसीआई के अध्यक्ष, याद रखना। उसके बाद इन्होंने दशकों तक पंजाब क्रिकेट काउंसिल यानी कि पंजाब क्रिकेट काउंसिल, पंजाब क्रिकेट संघ के रूप में भी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। पंजाब 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 क्रिकेट संघ, ठीक है बच्चों, संघ के भी अध्यक्ष के रूप में काम किया है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 1887 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो ऐसा वर्ल्ड कप था जो कि पहली बार इंग्लैंड के बाहर हुआ था। सारे के सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर ही होते थे, ठीक है। तो जो वर्ल्ड कप था 1987 वाला, आप देखोगे तो ये पहली बार इंग्लैंड के बाहर हुआ था। पहली बार इंग्लैंड के बाहर हुआ था, ठीक है बच्चों, पहली बार इंग्लैंड के बाहर हुआ था, आप लोग देखेंगे। और ये जो इंग्लैंड के बाहर हुआ था ना बच्चों, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और भारत को भारत को वहां तक पहुंचाया था। तो आप देखोगे इनका नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, और ये भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो अभी पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जो कि 84 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया है। और 1993 से लेकर के 96 के दौरान बीसीसीआई का नेतृत्व किया, यानी कि अध्यक्ष थे इनके। उधर पंजाब क्रिकेट संघ को दशकों तक दिशा दी, यानी कि उनके भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। 1987 का जो मैंने बताया ना, पहला ऐसा क्रिकेट जो वर्ल्ड कप था जो कि इंग्लैंड से बाहर किया गया था, उसमें भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। दूरदर्शन के एकाधिकार को समाप्त किया। दूरदर्शन के एकाधिकार मतलब क्या है? दूरदर्शन पर ही पहले क्रिकेट मैच आते थे, कोई प्राइवेट चैनल दिखा ही नहीं सकता था। तो ये इन्होंने ही शुरू किया कि नहीं भाई, दूरदर्शन के अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं जिनको दिखाना चाहिए क्रिकेट, उससे पैसा मिलता है ना। अलग अलग चैनल सरकार को पैसा देंगे, ठीक है, मैच दिखाने के, तो कितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी। तो वो जो एकाधिकार था, मोनोपोली था ना, कि दूरदर्शन जो डीडी वन चैनल हुआ करता था पुराना बहुत पहले, वही दिखाएगा क्रिकेट मैच, इस तरीके के एकाधिकार को इन्होंने खत्म कर दिया, याद रखेगा। और भारत में क्रिकेट प्रसारण और वाणिज्यिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। सीधी सी बात है, वाणिज्यिक विकास तो क्रिकेट का हुआ ही है ना। तभी तो इन्होंने ये बात बोली है, तभी तो इन्होंने ये बात बोली है कि सर, दूरदर्शन पे अगर सिर्फ क्रिकेट दिखाओगे तो कितने लोग देख लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूरदर्शन के अलावा भी बहुत सारे चैनलों पे क्रिकेट दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, जो कि 84 यानी कि 84 साल के थे, बीसीसीआई का अध्यक्षता की इन्होंने 1993 में। और 1987 वो वर्ल्ड कप जिसमें कि भारत शामिल था, और पहली बार इंग्लैंड के बाहर ये मैच हुआ था। तो आप देखोगे कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट योगदान इनके द्वारा किए गए हैं, ठीक है बच्चों। कोई डाउट यहां तक तो जल्दी से बताएं। कोई डाउट यहां तक तो जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़े हम। पक्का? चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, चलिए। अभी फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु वालों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। अब जल्दी से ये बताइए, आप में से कौन कौन है 15 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे? जल्दी जल्दी बताएं, फिर देखते हैं कि, अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि भारत में भी ये सब बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? सर 15 ईयर से नीचे वाले लोगों के लिए बैन होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप इसका मतलब 15 से ऊपर हो तभी बोल रहे हो, हैं? सही बोल रहा हूं ना मैं? सर ऐसा नहीं है, तो बस बताया है इस एज। देखिए बच्चे,
फ्रांस ने 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए, ठीक है, फ्रांस ने, ठीक है याद रखना, फ्रांस ने फ्रांस ने 15 साल से नीचे के बच्चे को, ठीक है, 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, से कम के जो बच्चे हैं, के बच्चे जो हैं, याद रखना, 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, ठीक है बच्चों, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप देखोगे, ये एक और देश था जिसने बैन किया है, एक और देश, उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया था, ठीक है बच्चों, कुछ ही दिन हुए, ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन किया था, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उम्र कितनी थी? 16 साल। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चों के लिए और 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए बैन किया था, और इसी के तर्ज पर फ्रांस ने फ्रांस ने बैन कर दिया 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया। वहां के जो आप देखोगे लीडर है इमानुअल मैक्रोन, ठीक है, याद रखना, इमानुअल मैक्रोन जो है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब, और क्यों बोला है, इमानुअल 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 जो मैक्रोन है, इमानुअल मैक्रोन जो है, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे गेम खेल खेल के, अलग अलग तरीके की, इस तरीके की एक्टिविटीज कर करके ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। क्या हो रहा है? उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, और ये मानसिक संतुलन खराब ना हो इसलिए हम लोग सोशल मीडिया को ही बैन कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे, ठीक है, कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 116 और 23 मतों से, यानी कि जब असेंबली में बातचीत हुई कि इसको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो 116 लोगों ने कहा कि भैया बैन करना चाहिए, और 23 लोगों ने कहा कि बैन नहीं करना चाहिए। तो जीतेगा कौन? 116 वाला ही ना। तो ये बोला गया कि ठीक है भैया, 116 वोट फेवर में है, तो इसको आप बैन ही कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट? चलिए, जी तो सर। आप देखोगे कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 116 और 23 मतों से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को स्वीकृति दी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चिंताओं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चिंताओं का उल्लेख करते हुए तथा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण का अनुसरण किया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चों को के लिए बैन कर दिया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलें? जी। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, आप लोग डाउट बहुत कम पूछते हो, बताइए, डाउट बहुत कम पूछते हो, बताइए। चलें? चले बच्चों, आगे समझ आ देखते गया। हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना? तो समझ में ही आना चाहिए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, जल्दी से आगे देखते हैं। न्यूज क्या है अगली आपकी? इंडिया मेक्स हिस्ट्री हिस्टोरिक डेब्यूट एज पार्टनर कंट्री एट गल्फ फूड 2026। अभी गल्फ फूड क्या है, जल्दी से बताएं। आप लोगों को मैंने बताया था इंडस फूड, इंडस फूड मैंने आप लोगों को बताया था ना। ये क्या हो गया? जी। मैंने आप लोगों को इंडस फूड बताया था ना। इंडस फूड का मतलब क्या था? भारत ने दिल्ली में एक आयोजन किया था मेले का, जिसमें पूरे विदेश के लोग आएंगे, है ना, विदेश के जो जनता आएगी, विदेश के लोग आएंगे, और भारत के फूड में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी का अचार बढ़िया है, किसी का पापड़ बढ़िया है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भारत के खानों में, फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही दुबई में एक फूड इवेंट हो रहा है, ऐसे ही कहां पर? दुबई में एक फूड इवेंट हो रहा है, दुबई में, याद रख, दुबई में। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गल्फ फूड। क्या बोल रहे हैं हम लोग? गल्फ फूड, यानी कि गल्फ फूड 2026 ये इवेंट हो रहा है। क्लियर बच्चों, याद रखना। और ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट है, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा, दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट है। ठीक है, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट है। ठीक है बच्चों,
फूड इवेंट ये आपको दिखाई देगा, यानी कि इससे बड़ा फूड इवेंट अभी तक नहीं हुआ। तो आप देखोगे दुबई में हो रहा है और दो जगह पे हो रहा है अलग अलग, ठीक है, दो जगह पर अलग अलग हो रहा है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दो जगह पर अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भारत से कौन कौन जा रहा है और भारत से किसने यहाँ पे हिस्सा लिया है। तो भारत से तकरीबन तकरीबन 161 एग्जीबिटर्स, यानी कि अपनी प्रदर्शनी करने वाले लोग जाएंगे, 161, याद रखना। कितने, भारत से कितने, भारत से कितने प्रदर्शित करने वाले लोग जाएंगे, 161, याद रखना। 161 एग्जीबिटर्स का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, याद रखना, एग्जीबिटर्स, ठीक है, एग्जीबिटर्स जाएंगे भारत से, जाएंगे नहीं, गए हैं। और ये कितने राज्यों से जा रहे हैं, तो 25 राज्यों से। कितने राज्यों से, तो 25 राज्यों से, 25 राज्यों से, याद रखना, 25 राज्यों से, ठीक है। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे भारत की कोई तो बॉडी होगी ना, कोई तो संस्था होगी जो वहां पे जाके रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देखोगे एपेडा रिप्रेजेंट कर रहा है, एपेडा। एपेडा क्या होता है, जल्दी से बताओ, एपेडा की फुल फॉर्म जल्दी से बताओ, एपेडा की फुल फॉर्म जल्दी, हाँ। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड हाँ, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी, हाँ, ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, सुधांशु, डॉक्टर सुधांशु, ठीक है बच्चों, डॉक्टर सुधांशु इनके जो सेक्रेटरी हैं, जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो एपेडा ने ही भारत को रिप्रेजेंट किया वहां पर, भारत को रिप्रेजेंट किया वहां पर, ठीक है बच्चों, कि भैया भारत की तरफ से मैं आया हूं, ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट किया वहां पर, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो अभी गल्फ फूड 2026 का आयोजन किया गया दुबई में, और भारत ने भी प्रेजेंट किया। और भारत की तरफ से एपेडा ने तो वहां पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इस इवेंट का भारत की तरफ से उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखना, जो अविनाश जोशी और दीपक मित्तल, अविनाश जोशी और दीपक मित्तल, ये इंडियन एम्बेसी में है, जो दुबई में इंडियन एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, ठीक है, तो दूतावास है वहां पर, यही लोग नियुक्त हैं। तो इन्हीं की मदद से ये पूरा इंडिया फूड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि भारत इसमें पार्टनर है। तो इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन अविनाश जोशी और दीपक मित्तल जी ने किया। जल्दी से एक बार देखो और बताओ, क्लियर है पॉइंट। बताओ, क्लियर है सर। क्लियर है। जी। इतना ठंडे होकर क्यों बोल रहे हो, क्लियर है सर, ठीक है, क्लियर है सर, क्यों भाई। चलो, अब आ रहा है आपके मतलब का टॉपिक यहाँ पर। जूम क्यों नहीं हो रहा है यार ये। हम्म, चलो नहीं जूम होगा ऐसी। हम्म, क्लियर, अपनी मर्जी से ही काम कर रहा है ये बोर्ड। चलो, अब ये मुद्दे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने कि नहीं। यस सर। जी अभी सर। क्या मुद्दा चल रहा है इसका, कोई बताएगा। आंदोलन चल रहा है ना पूरे देश में, देखा कि नहीं ओके। देखा न्यूज। देखा था सर। अब देखो आंदोलन क्यों चल रहे हैं, एक एक चीज ध्यान सुनना। अभी क्या किया गया है ना, कि 2012 में एक कानून आया था, ठीक है, 2012 में एक कानून आया था, और उस कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजीसी रेगुलेशन 2012 के नाम से जानते थे, ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन 2012 के नाम से जानते थे, यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है बच्चों, रेगुलेशन
2012 के नाम से हम लोग जानते थे, याद है। और यूजीसी रेगुलेशन 2012 में क्या कहा गया था, ध्यान सुनना, कि अगर तो कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा कॉलेज में किसी एसटी या एससी कैंडिडेट के बच्चे को परेशान करता है, धमकाता है, हॉस्टल में परेशानियां करता है, जब लाइन में लगते हैं खाना खाने के लिए मेस में तो वहां दिक्कत देता है, क्लास में टीचर भेदभाव करते हैं, तो ये सुरक्षा मिलती थी उसको। कौन सा? यूजीसी रेगुलेशन 2022 में आया था। तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन कहते हैं इसको एक्चुअली, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। तो अभी क्या, जनरल कैटेगरी जो है, अब ये का जरूरी थोड़ी है कि जनरल कैटेगरी वाले सही मतलब ही भेदभाव करते हैं, ये तो लड़ाई है। कॉलेज में बच्चे लड़ गए यार, एसटी वाले जनरल से लड़ रहे हैं, जनरल वाले एसटी से लड़ रहे हैं, इसमें कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो अभी कानून बनाया गया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर एसटी या एससी के बच्चों को परेशान कर रहे हैं तो उनको मतलब यूनिवर्सिटी वाले उनको 10 दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे या 12 दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे, एक छोटी मोटी सजा दे देंगे, याद रखना, ये किया गया था। लेकिन फिर भी बच्चे जो थे एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं, रैगिंग होती रहती थी। तो अभी यूजीसी ने क्या किया है, ध्यान सुनना। अभी यूजीसी ने एक रेगुलेशन एक्ट पास किया, यानी कि यही वाला, इसको क्या बोलते हैं, यूजीसी। यूजीसी ने क्या किया है, यूजीसी इक्विटी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी, याद रखना। इन्होंने क्या किया है यूजीसी ने, ठीक है, यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, यानी कि हायर, ठीक है, क्या किया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इक्विटी लाने के लिए, यानी कि बराबरी लाने के लिए एक रेगुलेशन पास किया है। और उस रेगुलेशन का नाम क्या है, यूजीसी, उस रेगुलेशन का नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि 2012 वाला ही रेगुलेशन था, 2026 में लाया गया है, बस एक शब्द इस्तेमाल कर लिया गया इसमें, और वो शब्द क्या था, प्रमोशन। यानी कि पुराना वाला ही एक्ट है, पुराना वाला ही रेगुलेशन है, अब इसको दोबारा से थोड़ा इंप्लीमेंट किया गया है, दोबारा से प्रमोट कर दिया गया है। अब ध्यान सुनिए इसमें किया क्या गया है। अभी यूजीसी का ये कहना है कि सर, हमने 2012 वाला रेगुलेशन लाया था, तब तो जनता सुधरी नहीं, इन बेचारे एसटी एससी के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था, बहुत जनरल वाले परेशान करते थे इन लोगों को। तो अब ना हम 2026 में जो लेकर के आ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा सख्त होगा। सख्त का मतलब क्या है, यहाँ पे अब सजा का प्रावधान भी हो जाएगा। क्या? सजा का प्रावधान भी हो जाएगा कि भैया अब अगर आपने एसटी को एसटी कह दिया कॉलेज में, या अब आप लोगों ने कोई ऐसी गलती कर दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया, पहले तो एसटी एससी था और अब इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया। अब जनरल कैटेगरी वाले बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बात है, ऐसे तो जनरल और एसटी में दो लड़कों में झगड़ा हुआ, कॉलेज में होते ही रहते हैं झगड़े तो कॉलेज में, तो ये वाला तो बंदा जाके कंप्लेन कर देगा, ये वाला, कि सर सर देखो मुझे ना ये भेदभाव की नजर से देख रहा है इसलिए मुझसे लड़ाई कर रहा है। तो भैया आप तो सजा दे दोगे इसको बिना सोचे समझे, और सजा कौन देगा, याद रखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया गया है एक, ये बनाया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। अब इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा कमीशन जो कि शिकायतें सुनेगा। अब किसी एसटी एससी को यहाँ पे शिकायत होगी तो वो आ जाएंगे यहाँ कि सर उस बंदे ने मेरे को शिकायत की, और जनरल वाले पे क्या हो जाएगी, कार्रवाई। और यहाँ पे आता है 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और फिर जनरल वाले ने बोला अरे सर ये भी तो हो सकता है कि झूठ बोलेगा, तो अभी यूजीसी ने क्या बोला, झूठ बोलेगा तो क्या होगा, हम है ना ये बना रहे तो रहे आयोग, कमीशन बना रहे हैं ना, ये इंक्वायरी करेगी कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो कि सर इसने मुझे परेशान किया, जनरल वाले ने, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। अगर उसका झूठ पकड़ा गया सर तो क्या, उसको बोल देंगे कि आगे से झूठ मत बोलना, उसको बोल देंगे कि आगे से झूठ मत बोलना, तो सर बस इतना सा बोल के उसको छोड़ दोगे। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और गलत साबित हो रहा है तो इसका मतलब गलत वो है, तो आप उसको क्यों नहीं सजा दे सकते। तो अभी क्या बोल रहा है यूजीसी, अगर उसको सजा दे दिया तो अगली बार वो किसी का कंप्लेंट ही नहीं करेगा। तो ये क्या बात होती भाई, जनरल वालों एक तो आप लोगों ने रिजर्वेशन पहले दिया, ठीक है, रिजर्वेशन कितना है, तो 49.5 है रिजर्वेशन, चलो अच्छी बात है। रिजर्वेशन इसलिए अच्छी बात है क्योंकि ठीक है, जिनको मौका नहीं मिला समाज में आगे बढ़ने का वो मौका ले और आगे बढ़े, अच्छी बात है भाई रिजर्वेशन।
लेकिन दो लोगों के अगर लड़ाई हो रहा है तो इसमें एक ने जाके शिकायत कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो जनरल है, सिर्फ इसी वजह से आप उसको कॉलेज से निकाल दोगे, जेल करवा दोगे और 2-2 लाख रुपए का फाइन लगा दोगे? ये कहाँ का न्याय है? तो अभी जनरल कैटेगरी पूरी सड़कों पे उतरी हुई है, रोड पे नारे लगाए जा रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, मतलब तमाम तरीके की एक्टिविटीज गतिविधियां की जा रही है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेगा। ठीक है बच्चों, तो यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता समानता संवर्धन विनियम 2026 लागू किए हैं। इसमें समान अवसर केंद्र यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी खोले गए हैं, जो कि 24/7 और 24 घंटे हेल्पलाइन रहेगी। किसी के खिलाफ अगर यहाँ पे कोई शिकायत आती है तो सीधा जाकर के वहां पे शिकायत कर सकता है। कौन शिकायत कर सकता है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। और यहाँ पर आप देखोगे सीधा 15 दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और उस बंदे को सजा मिल जाएगी जो कि यहाँ पे कर रहा है भेदभाव। अब जल्दी से बताओ ये सही कानून है कि गलत कानून है? सही है। सही है। क्यों सही है? अगर मान लो कि यहाँ एक राम है, ध्यान सुनना, राम है और रहीम है, ठीक है, राम है और रहीम है, रहीम एसटी से है और राम जनरल से है, तो ये तो बच्चे हैं भाई, लड़ेंगे ही आपस में। तो ये फायदा नहीं उठाएगा क्या? जाके बोल देगा इक्वल अपॉर्चुनिटी को कि सर ये मेरे से भेदभाव कर रहा था जिसका नाम राम है, तो आप इसको सजा दो। तो राम बोलेगा कि नहीं नहीं सर, मैं भेदभाव नहीं कर रहा था, सच्ची में कसम से मैं विद्या पढ़ाई कसम में भेदभाव नहीं कर रहा था। तो ईओसी क्या बोलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ठीक है मैं छानबीन करता हूँ। छानबीन करने में पता लगा कि ये दोषी है तो इसको सजा मिलेगी। अगर छानबीन करने में पता लगा कि ये दोषी है लेकिन फिर भी इसको सजा नहीं मिल रहा, ठीक है जाओ तुम कागज मत करना। तो ये डरेगा कब? ये तो गलत पे गलत इल्जाम लगाता चला जाएगा। फिर ये तो एक दिन ऐसा भी होगा कि कॉलेज पे इल्जाम लगा देगा कि ये ना मेरे 30 नंबर आए हैं जबकि मेरे 90 नंबर आ रहे थे, मेरे 90 नंबर आ रहे थे, 30 नंबर दिए इन्होंने मास्टर जी ने, क्यों? ये मेरे को भेदभाव कर रहे हैं। तो ईओसी क्या बोलेगी? पकड़ो टीचर को। मतलब आपने ये जो है इनका हाथ में बंदूक दे दी, एक तरीके की बंदूक दे दी। ये बात जनरल कैटेगरी के खिलाफ या ओबीसी एसटी एसी के फेवर में नहीं है, ये बात है न्याय की। ये बात है आप कितनी पावर दे रहे हो। आपको नहीं लग रहा कि इसका मिसयूज होगा? कॉलेज में दो लोग, और ये रिजर्वेशन तो ऐसा मुद्दा है कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो हमेशा चलेगा। यानी कि जब भी मुद्दा होगा, जब भी झगड़ा होगा, फंसेगा कौन? जनरल, क्योंकि इसके खिलाफ कानून है। और फंसाएगा कौन? ये रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि इसके फेवर में कानून है। समझ में आया पॉइंट कि नहीं? तो ये कानून सही है, बराबरी होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये वाला प्रावधान नहीं होना चाहिए कि अगर आप गलत साबित हो जाते तो आपको यूं ही जाने दिया जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है जाओ कोई बात नहीं आगे से मत करना, ये बोल के छोड़ दिया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे आपको गलत नजर आएगा। तो मैं ये नहीं होना चाहिए ना यार, अगर ये गलत साबित हो रहा है तो सजा दो इसको भी, तभी तो डरेगा गलत इल्जाम लगाने से। समझ आया? तभी तो डरेगा गलत इल्जाम लगाने से। क्लियर बच्चों की नहीं? जी सर। है ना? तो आप लोग एनालाइज करना सीखो, एनालाइज करोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेंगी। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, चलिए एनालाइज करोगे चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों ने पिछले साल एक न्यूज देखी होगी, ठीक है? कौन सी न्यूज देखी होगी पिछले साल? थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब दिख रहा है? हाँ, पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति बने थे यूएस के, ठीक है, राष्ट्रपति बने थे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है बच्चों, याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने थे? डोनाल्ड ट्रंप, और जनवरी में बने थे। ठीक है, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है याद रखना, किससे? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाएंगे। इन्होंने अनाउंस किया था पिछली जनवरी में, ठीक है, बाहर निकलना इनका तय था पिछली जनवरी से कि भैया मैं तो निकल रहा हूं। लेकिन अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक नियम है कि आपको 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, आप यूं ही नहीं छोड़ के जा सकते, आपको 1 साल तो नोटिस देना पड़ेगा कि ठीक है अगले साल निकलूंगा मैं। तो यहाँ पर अगले साल जो बोला गया था 1 साल, तो पिछले जनवरी में बोला गया था 2025 में, 2026 का जनवरी आ गया, 1 साल हो गया। तो अभी ऑफिशियली बाहर निकल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है याद रखना। तो यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली एग्जिटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2026, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने
1 वर्ष की नोटिस अवधि पूर्ण करने के पश्चात 2026 में औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल गया है। क्लियर पॉइंट। जिससे उसका सबसे बड़े दाता का दर्जा समाप्त हो गया। सबसे बड़े दाता का मतलब क्या होता है? यूएस जो था ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा डोनेशन देता था। सबसे ज्यादा डोनेशन, इसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा डोनेशन देता था, यानी कि दान देता था। ये बड़े बड़े संगठन डोनेशन पर ही तो चलते हैं, तो सबसे बड़ा डोनेशन यानी कि दान दिया जाता था। आप लोग देखना। तो अब वो दान नहीं आएगा तो मुफ्त में जो दवाइयां हम लोग गरीब देशों को दिया करते तो वो भी नहीं आएगी, और फिर इस वजह से बहुत ज्यादा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो आप देखोगे स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल गया है यूएसए, जिससे उसका सबसे बड़े दाता का दर्जा समाप्त हो गया है, तथा वित्तीय कटौती मतलब जो यूएसए पैसा दे रहा था वो पैसा में कटौती हो जाएगी, है ना। फाइनेंशियल जो कट आ जाएगा पैसे का। कर्मियों में कर्मी, अब पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले कर्मी कैसे रहेंगे। और वैश्विक स्वास्थ्य समन्वय एवं रोग निगरानी प्रणालियों के कमजोर होने की चिंताएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो भैया फंड ही नहीं है, यूएस फंड ही नहीं देगा, क्योंकि मेंबर नहीं है तो पैसा भी नहीं देगा, डोनेशन भी नहीं देगा। डोनेशन नहीं देगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी की सारी संस्थाएं जहां जहां से यूएस निकल रहा है कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंड है वो यूएस ही देता है। क्लियर बच्चे यहाँ पे? कोई डाउट? चलिए, तो अभी पूछा जा सकता है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकला है यूएस। तो आप लोगों को क्या बताना है बच्चों? क्या WHO। बताना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? जल्दी बताएं। चले आगे, चलिए। किस हम्म, चलिए। देखिए न्यूज, देखिए क्या दिखाई दे रहा है। चीन ने विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र संयंत्र स्थापित किया। इसका क्या मतलब है? चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट लगाया। यानी कि हवा को कंप्रेस करके, यानी कि दबाव डाल के लिक्विड में बना करके उसको, हवा को लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर लेना, भंडारण कर लेना। यही काम किसने किया है? चीन ने। सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट लगाया है चीन ने, सबसे बड़ा। तो चीन ने जियागंसू प्रांत में, चाइना ने कहां पर? जियागंसू, क्लियर पॉइंट याद रखना, जियागंसू प्रांत में चाइना ने अपने जियागंसू जियागंसू प्रांत में चाइना ने अपने जियागंसू प्रांत में विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र को चालू किया है। यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, एयर एनर्जी को स्टोर करने का सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र। सबसे बड़ा संयंत्र किस चीज का संयंत्र? तो एक कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, यानी कि याद रखना, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी यानी कि संपीड़ित वायु ऊर्जा को भंडारण करने के लिए, संपीड़ित संपीड़ित वायु ऊर्जा वायु ऊर्जा का भंडारण करने के लिए, ठीक है बच्चों, का भंडारण करने के लिए प्लांट बना है। अब क्या होगा? एयर को बहुत कंप्रेस करके ना लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, और फिर उसको आगे चल के बिजली बनाने के लिए काम आएगी। अब देखो, किसी कंटेनर में एयर को हम लोगों ने कंप्रेस कर लिया। आपने गुब्बारा फुलाया है कभी? गुब्बारे के अंदर हम लोग एयर भर लेते हैं, तो गुब्बारे का जो मुंह होता है ना, जैसे ही खोलता है निकलती है ना, तो आपको तो कितने प्रेशर में निकलता है गुब्बारा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हवा इतनी कंप्रेस होगी ना कि उसको हल्की सी जगह खोली जाएगी पाइप, और हवा इतनी तेज जाएगी, उससे क्या घूमने लग जाएगा? टरबाइन। और जो टरबाइन घूमेगा उससे क्या बनेगी? बिजली। और उसी बिजली को इकट्ठा कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया?
चीन ने जियागंसू प्रांत में विश्व के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र को चालू किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर भंडारण को सक्षम बनाता है तथा देश के हरित ऊर्जा संक्रमण के अंतर्गत विद्युत ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करता है। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट है जल्दी से बताएं। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। चलिए, आप लोग डाउट नहीं पूछते हो, थक गए हो क्या? थकना तो मुझे चाहिए, अभी 5 घंटे इंटरव्यू में बैठ के आया हूं। आपने और लिया आप था जैसे सर? बच्चों, हाँ हाँ, मॉक इंटरव्यू लेते हैं ना हम लोग, अच्छा। तो हम ही ने लिया है। आप जैसे बहुत सारे बच्चे आए थे, कई तो रोने लग जाते हैं। यूपीएससी के लिए सर? हाँ नहीं, ये एमपीपीएससी के लिए चल रहा था। अच्छा सर। हाँ, रो कई, एक लड़की है, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा लड़की का, सलोनी, वो फूट फूट के रोने लगी। इसलिए सर? मतलब वो जवाब नहीं दे पा रही थी, और भाई प्री और मेंस निकाल के कोई इंटरव्यू में पहुंचेगा, और वो यस। इंटरव्यू में सोचो प्री मेंस में कितनी मेहनत की होगी, इंटरव्यू में पहुंचा है और वहां पे दिक्कत आ जाए तो क्या ही बीतेगा उस कैंडिडेट पे। तो रोने लगी, तो रोने लगी, तो उसको मैंने समझाया कि देखिए, आप रिटर्न लिख के आई हैं, प्री पास किया, मेंस पास किया, तब ना इंटरव्यू में पहुंच रही हैं। इसका मतलब जो आयोग है वो आपकी नॉलेज को जांच चुका है, अब वो आपकी नॉलेज नहीं जांचेगा, उसको पता है कि आप काबिल हैं नॉलेज वाइज। अब आयोग क्या जांचने की कोशिश करेगा? आपका व्यक्तित्व। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? आपके सामने जो कैंडिडेट बैठा उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं वो जी सर। भारी भरकम काम देके घबरा तो नहीं जाता, कहीं वो प्रेशर में आके गलत कदम तो नहीं उठा लेता, क्योंकि आप कल को एक जिला संभालने वाले हो। आपके सामने हो सकता है कि कल बाहुबली गुंडे आने लग जाएं, तू तड़ाक करने लग जाए, क्या करोगे? आप तो प्रेशर में आके रोने लग जाओगे। नहीं ना, आपको क्या करना है वहां पे? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये इंटरव्यू में छोटी छोटी चीजें हैं जो सिखाई जाती हैं, और यहीं पे कैंडिडेट जो है बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर जाता है, कंफ्यूज होने का, रोने का। अरे रोने वाली क्या बात है? कौन है जो पैनल में इंटरव्यू में बैठा हुआ है? कौन है? आदमी ही है ना, शेर थोड़ी है कि खा जाएगा गलत बता दोगे तो। समझे? सिर्फ यस और सर। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सिलंबम, सिलंबम एक्सपोनेंट, यानी कि सिलंबम विशेषज्ञ, सिलंबम विशेषज्ञ। सिलंबम क्या है? सिलंबम क्या है? एक तरीके का युद्ध कला है। क्या है सिलंबम? सिलंबम क्या है? सिलंबम क्या है? सिलंबम क्या है? एक तरीके की युद्ध कला है, एक तरीके की युद्ध कला है, लोकल युद्ध कला है। कौन सी? लोकल युद्ध कला है। ठीक है, याद रखना। और आप देखोगे ये जो लोकल युद्ध कला है, और इसके जो महारथी है, यानी टीचर है, के पजनीवेल। याद रखना, ये के पजनीवेल नाम है इनका, के पजनीवेल, पजनीवेल। ठीक है, के पजनीवेल, के पजनीवेल। इन्हें पद्मश्री दिया गया है, दिया जा रहा है पद्मश्री। और क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट्स है ना, सिवलम, तमिल का मार्शल आर्ट्स है, तमिल, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट्स है। तमिलनाडु में ये जो लड़ाई करवाई जाती है, देखो दिखाई दे रहा है ये कितने लड़ रहे हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट्स, वो ये तमिलनाडु की मार्शल आर्ट्स है। तो ये लोकल मार्शल आर्ट्स है, लेकिन इन्होंने उसको राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या कि सिलंबम, सिलंबम विशेषज्ञ के पजनीवेल को पद्मश्री सम्मान मिल रहा है। ये तमिल का एक मार्शल आर्ट्स है, युद्ध कला है। लेकिन याद रखना, ये जो के पजनीवेल सर है, ये पुंडीचेरी से है, पौंडीचेरी से। आजकल हम पुदुचेरी बोलते हैं, पौंडीचेरी से है। ठीक है, याद रखना, पौंडीचेरी। मेरा एक दोस्त है, वो बोलती है पौंडी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, बोले पौंडी, कहाँ जाना है? तो पौंडी जाना, पौंडी। अरे ऐसा लग रहा है पौंडी किसी दोस्त का नाम है और बगल में ही रहता है पौंडी जरा। ठीक है, पौंडी नहीं, पौंडीचेरी। और वो भी पौंडीचेरी था, अब पुदुचेरी है। तो आप लोग देखोगे पुदुचेरी के पजनीवेल जो पारंपरिक तमिल युद्ध कला
सिलंबम के विशेषज्ञ हैं को सिलंबम के संरक्षण, शिक्षण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हेतु आजीवन प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कोई डाउट है बच्चों, जल्दी से बताइए। एनी डाउट है बच्चों, जल्दी से बताएं। कोई डाउट है? नो सर। ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा जल्दी से ही, ठीक है? सर ये चलिए। सिलंबम क्या है? सिलंबम युद्ध कला, युद्ध कला, युद्ध कला। अरे मार्शल हमारे यहाँ जैसे कुश्ती होती है ना, जैसे कुश्ती होती है ना कुश्ती, वैसे युद्ध कला है सिलंबम। तमिलनाडु की युद्ध कला है। अब देखिए, वाहन से वाहन संचार, भारत में सड़क सुरक्षा और स्मार्ट गतिशीलता। अब वाहन से वाहन संचार भारत में लाया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? ये एक गाड़ी, एक जैसे मान लो एक मोड़ है, ये एक मोड़ है ना, एक रोड है ये। एक गाड़ी यहां से आ रही है, एक गाड़ी यहां से आ रही है। कैसे पता चलेगा कि यहां पे और दोनों आई बहुत टकरा गई? तो अब एक नई टेक्निक आ रही है, ठीक है, कि कोई गाड़ी अगर यहां से आ रही है, कोई गाड़ी यहां से आ रही है, तो दोनों में ब्लूटूथ लगा रहेगा। ब्लूटूथ नहीं मतलब ब्लूटूथ जैसा ही कुछ डिवाइस है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे फोन कनेक्ट होता है ना वैसे ही। और दोनों में बीप बजने लग जाएगी और बता देगा कि 100 मीटर दूरी पे जो मोड़ है ना, वहां पे एक और गाड़ी है, धीरे चल, धीरे चल। व्हीकल टू व्हीकल, गाड़ी टू गाड़ी, समझिए, आपस में बात कर लेंगी, ठीक है। व्हीकल टू व्हीकल, वी टू वी, गाड़ी टू गाड़ी, समझिए। वाहन से वाहन संचार अब होगा, जिससे अभी एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो वाहन से वाहन, वी टू वी संचार प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी वाहनों को वास्तविक समय में आंकड़ों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है, यानी कि ऑन द स्पॉट 10 मिनट बचे हैं, इतनी दूर पे इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही है, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ठीक है, पता चल जाएगा। तो मैं अपनी स्पीड कम कर लूंगा कि वहां पे गाड़ी है। मान लो धुंध बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा, कुछ दिख नहीं रहा है, तो जैसे ही कोई गाड़ी पास आएगी ना, तो